प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका स्टैटिस्टिक्स की इस क्लास में। इस वीडियो में हम जो है काई स्क्वायर के कुछ और प्रश्न उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे F2PD के अंदर यहाँ पे 698 जंतुओं की जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो 410 कैपिटल ए कैपिटल बी के लिए, 128 कैपिटल ए स्मॉल बी के लिए और 120 स्मॉल ए कैपिटल बी के लिए और 40 स्मॉल ए स्मॉल बी के लिए प्राप्त हुए। तो इस परिकल्पना का क्या हम यह कह सकते हैं कि F2 जो मेंडलिज्म है जिसके डाइहाइब्रिड कॉस्टी F2PD में 9:3:3 का जो अनुपात है उस अनुपात में, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है जो संख्या में मौजूद है। तो बहुत सिंपल है, हमें जो ऑब्जर्व्ड है वो हमें यहाँ पे दी हुई है। F2 या O हम जिसे कह सकते हैं वो है 410, 128, 120, 140, यानी टोटल जो है 698 जो है टोटल हमें फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 698। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड ज्ञात करेंगे। तो 698 में से 9/16, 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 यानी 16 में से 9 जो हैं वो कैपिटल ए कैपिटल बी के होने चाहिए। तो 698 के 9/16 भाग यानी 392.6 इंडिविजुअल्स एक्सपेक्टेड थे जो कैपिटल ए कैपिटल बी के होने चाहिए थे, परंतु एक्चुअल में हमें मिले कितने हैं? 410। इसी तरह से 3, 16 में से 3, तो 698 गुना 3/16 यानी 130.9 इंडिविजुअल्स हमें मिलने चाहिए थे कैपिटल ए स्मॉल बी के, पर हमें एक्चुअल में प्राप्त जो हुए वो हुए 128। इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी के लिए हमें प्राप्त होने चाहिए थे 698 गुना 3/16 यानी 130.9 इंडिविजुअल्स, पर हमें मिले हैं 120। और स्मॉल बी के हमें मिलने चाहिए थे 1/16, 698 का 1/16 यानी 43.6 इंडिविजुअल्स, और हमें मिले हैं 40। तो F4 माइनस एफ की ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड हम ज्ञात करेंगे। तो 410 माइनस 392.6 17.4, इसी तरह से 128 माइनस 130.9 माइनस 2.9, 120 माइनस 130.9 माइनस 10.9, 40 माइनस 43.6 इज इक्वल टू माइनस 3.6। तो F4 माइनस एफ पी हमें ज्ञात हो गया, इसका स्क्वेयर हम ज्ञात कर लेंगे। 17.4 का स्क्वेयर 302.76, 2.9 का स्क्वेयर हमें 2.41 स्क्वेयर, और इसी प्रकार से माइनस 10.9 का स्क्वेयर जो है हमें वो 118.81, इसी तरह से माइनस 3.6 का स्क्वेयर 12.96। और जब हम इसको एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 0.77, 0.06, 0.91 और 0.30। और जब हम इसका जोड़ कर लेंगे तो हमें सिग्मा प्राप्त हो जाएगा, यानी वो 2.04। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 4 हमारे पास, n इज इक्वल टू 4, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो यहाँ पे हम कहें कि हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.04। आइए हम देखते हैं कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो 5% सार्थकता स्तर है उस पर टेबल वैल्यू कितना है। तो हम देखते हैं सारणी का मूल्य जो है, तो सारणी का मूल्य जो हमें है वो ये है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% सार्थकता पर जो सारणी मूल्य है वो 7.815 है। तो और हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.04। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है, तो अतः ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, अर्थात जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के उसका अनुपात को सही दर्शाती है। तो ये जो डिफरेंस हमें मिला है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में, ये किन्हीं दूसरे कारकों की वजह से है, परंतु ये जो डाटा है वो मेंडल की 9.3.9 अनुपात 3:3:1 के अनुपात में ही है। तो इस प्रकार से जो है हम काई स्क्वायर मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। जैसे ये अलग अलग तरह के प्रश्न हैं जो काई स्क्वायर में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इतने उदाहरणों के साथ इनको समझा रहा हूँ। तो जैसे विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जो परीक्षण किए गए, तो 0 से 10
जो हैं उनके 501 परीक्षण हुए। 501 में से 9 व्यक्ति मधुमेह से डायबिटिक मिले, मधुमेह से पीड़ित मिले। 10 से 20 वर्ष के 1011 व्यक्तियों पर किया परीक्षण, 15 मिले। 2020 से 30 आयु वर्ग के 228 परीक्षण हुए, जिनमें 75 मिले। 30 से 40 के 478 परीक्षण हुए, जिनमें 40 मिले। 40 से 50 के 540 व्यक्तियों पर परीक्षण किया गया, जिनमें से 72 जो हैं डायबिटिक मिले। 50 से 60 आयु वर्ग के 625 व्यक्तियों पर परीक्षण किया गया और उनमें 40 जो हैं वो डायबिटिक मिले। इसी तरह से 60 से 70 के जो हैं उनके 310 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति जो हैं वो आपके मधुमेह से पीड़ित मिले। यानी टोटल 3693 व्यक्तियों पर परीक्षण किया गया, जिनमें से 271 रोगी जो हैं वो डायबिटिक मिले। तो इन समंकों से क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मधुमेह रोग है हर आयु वर्ग में एक समान है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है कि हर आयु वर्ग में, चाहे वो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, वो डायबिटिक जो है समान रूप से वितरित है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हर आयु वर्ग में जैसे हम कहें कि टोटल 271 व्यक्ति पीड़ित थे 3693 व्यक्तियों में से, तो ये लगभग 7.34% आ गया। तो हर आयु वर्ग में 7.34% डायबिटिक होने चाहिए थे। ये हमारी एक्सपेक्टेड वो है, क्योंकि हमने ये माना है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें एज ग्रुप का कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इस तरह से जितने हम माने वो की है उससे हम जो है एक्सपेक्टेड, एक्चुअल क्या है 0 से 10 में जो हमें है ऑब्जर्व्ड है 9, 15, 75, 40 व्यक्तियों की, ठीक है। तो 501 जो 0 से 10 आयु वर्ग में परीक्षण हुए, 501 का 7.34% यानी 7.34% व्यक्ति जो हैं वो एक्सपेक्टेड थे, इतने मधुमेह से पीड़ित होने चाहिए थे अगर इसमें हर एज ग्रुप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है डायबिटीज़। तो इसी तरह से अगले आयु वर्ग में 1011 परीक्षण हुए थे, तो 1011 के 7.34% हो गए, 74.21% एक्सपेक्टेड थे डायबिटिक होना। अगले आयु वर्ग में 228 व्यक्तियों पर परीक्षण किया गया था, तो इसके 7.34% हो गए, 16.74। और इसी तरह से अगले आयु वर्ग में 478 का 7.34% हो गया, 35.09 व्यक्ति। 5 से 40 का, तो हर आयु वर्ग का हमने जितने परीक्षण हुए हैं उनका 7.34% के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड जो नंबर है वो ज्ञात कर लिया। अब हमें ऑब्जर्व्ड हमें पता है, एक्सपेक्टेड हमने ज्ञात कर लिया, तो एफ ओ माइनस एफ ई ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे। तो 9 माइनस 36.77 आ गया, माइनस 23.77, 15 माइनस 74.21 यानी माइनस 59.21। तो हर आयु वर्ग का हमने एफ ओ माइनस एफ ई ज्ञात कर लिया। इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे और इस स्क्वायर को जब हम एफ ई से डिवाइड करेंगे तो हमें मान मिला 20.97, 47.24, 202.76, 0.68, 26.42, 0.75 एंड 0.33। और जब हम इस पूरे कॉलम का हम योग करेंगे तो सिग्मा हमें प्राप्त हुआ 299.15। तो 299.15 हमें जो है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है काई स्क्वायर की। और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम देखते हैं कि 5% जो सार्थकता स्तर है उस पर मूल्य कितना है। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो है आपके यहाँ देखिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 12.592, तो 12.592 जो है वो है टेबल वैल्यू, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 299.15। यानी कि ये जो है वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कहीं अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डायबिटीज़ है हमारी शून्य परिकल्पना गलत है। अर्थात जो डायबिटीज़ है वो हर आयु वर्ग में समान रूप से वितरित नहीं है, अर्थात अलग आयु वर्ग का जो है डायबिटीज़ के ऊपर अलग प्रभाव है। तो ये हमारी शून्य परिकल्पना गलत हुई। तो इससे हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हर आयु वर्ग में समान रूप से वितरित है डायबिटीज़।
एक और उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि विभिन्न दिनों में विमानों की जो दुर्घटनाएं हैं, रविवार को 14 हुए, सोमवार को 16, मंगलवार को 8, बुध को 12, गुरु को 11, शुक्र को 9, शनि को 14, टोटल 84 जो हैं विमान दुर्घटना हुए। तो क्या हम ये परिकल्पना कर सकते हैं कि क्या हम ये मान सकते हैं कि हर दिन जो है वो विमानों की जो दुर्घटना है बराबर है? यानी हालांकि अंतर तो इसमें आ रहा है, मंगलवार को 8 हो रहे हैं, शनिवार को 14 हो रहे हैं, सोमवार को 16 हो रहे हैं, तो रविवार को 14 हो रहे हैं, डिफरेंस है। परंतु क्या ये जो सिग्निफिकेंट है ये हम काई स्क्वायर के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम, ये तो ऑब्जर्व वैल्यू हमें दी हुई है एफ ओ 14, 16, 8, 12, 11, 9, 14, टोटल 84। एक्सपेक्टेड कितनी थी? 14 डिवाइडेड बाई 7, यानी 12 टोटल। अगर इक्वली हर दिन में बराबर हो रहे हैं एक्सीडेंट, तो एक्सपेक्टेड थी वो 12 12 12, हर दिन 12 12 होनी चाहिए थी। और ऑब्जर्व जो है वो है 14, 16, 8, 12, 11, 9, 14, इस प्रकार से। तो फिर इस प्रकार से हम गणना कर लेते हैं एफ ओ माइनस एफ ई। एफ ओ हमें दिया हुआ है, एफ ई हमने ज्ञात कर ली। तो एफ ओ माइनस एफ ई 2 4 -4 0 -1 -3 2, ये हमें मिल गया। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 16 16 0 1, और जब इसको एफ ई से डिवाइड करेंगे तो 0.33 1.33 1.33, और इसका जब हम योग कर लेंगे तो हमें काई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 4.16। तो काई स्क्वायर हमारी यहाँ पे हो गई कैलकुलेटेड वैल्यू 4.16। और जो टेबल वैल्यू है वो टेबल वैल्यू 6 जो आपके स्वतंत्र कोटि पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबल वैल्यू अभी हमने पता लगाई थी, कितनी थी? वो थी 12.592। तो क्योंकि हमारे जो मूल्य है 4.16 कैलकुलेटेड वैल्यू वो सारणी मूल्य से कम है, तो इसका मतलब ये है कि दुर्घटनाएं जो हैं वो सप्ताह के 7 दिनों में सामान्य रूप से वितरित हैं। यदि ये वैल्यू हमें 12.59 से अधिक मिलती तो हम ये कह सकते थे कि 5% जो सार्थकता स्तर है, 5% सार्थकता स्तर पर ये वैल्यू जो है ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग दिनों में प्रोबेबिलिटी दुर्घटना होने की अलग अलग है। किंतु क्योंकि ये मूल्य कम आया है सारणी मूल्य से कैलकुलेटेड वैल्यू, तो जो ये वितरण है दुर्घटनाओं का वो समान रूप से समान है, यानी 7 दिन में लगभग समान रूप से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी प्रकार से हम एक और ये है कि विभिन्न अंकों की जो इसमें दिया हुआ है कि आवृत्तियां दी हुई हैं। 0 अंक के 19 विद्यार्थी, 1 के 18, 2 के 26, 3 के 4 के 9, अंक के 18, तो टोटल जो है 200 विद्यार्थियों का ये अंक है 10 में से। तो इससे हम क्या ही कैलकुलेट कह सकते हैं कि जो सामान्य है, ये जो अंकों का बंटन है वो बराबर है, यानी हर नंबर जो है वो लगभग बराबर। तो 200/10 यानी 20। एक्सपेक्टेड कितने थे इन 200 में से? हर अगर उसमें 20 20 20 होते तो हम ये कह सकते थे कि इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। आइए गणना करते हैं स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम। वही अगर अंकों का बंटन समान होता तो प्रत्येक अंक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए थी? 200/10 यानी 20। तो 0 उसके 20 विद्यार्थी होने चाहिए थे, 1 के 20 होने चाहिए थे, 2 अंक वाले 20 होने चाहिए थे। ये एक्सपेक्टेड हैं, और एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन हमें मिली है वो है 19 18 16 20 15 22 18, इस प्रकार से हमें मिली है। तो जब हम एफ ओ माइनस एफ ई ज्ञात करेंगे तो -1 -2 ये ज्ञात कर लेंगे, इनका वर्ग ज्ञात कर लेंगे, इसको एफ ई से डिवाइड करेंगे 0.0 2 1.8 0.0 1.25, और इसका जब हम योग कर लेंगे तो हमें काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 4.30। तो ये है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने काई स्क्वायर की गणना की है। और टेबल वैल्यू जो है वो अब हम देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पे कितनी है? कॉलम 10, रो 1, रो 2 है। तो 10 -1 इंटू 2 -1 यानी 9 इंटू 1 9, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर जो सारणी मूल्य है वो है 16.919। और ये जो मूल्य है क्योंकि बहुत अधिक है, यानी जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बहुत कम है, तो अतः यह परिकल्पना सही है कि सभी अंक जो हैं वो समान रूप से वितरित हैं। 0 से लेकर 9 अंक जो हैं वो लगभग समान रूप से वितरित हैं। एक थोड़ा सा अलग तरह से प्रश्न भी आ जाते हैं कुछ, ये जैसे हम इस तालिका में इसको समझने का प्रयास करते हैं
कि भयंकर रोग से बकरियों को प्रतिरक्षण में कुछ प्रयोग किए गए। जिनको टीका लगा उनमें से 2 मृत हुए, 10 जीवित रहे, और जिनको टीका नहीं लगा उनमें से 6 जीवित रहे और 6 जो है मृत हो गए और 6 ही जीवित रहे। तो जिनको टीका लगा उनमें से 2 मरे हैं, 10 जिंदा रहे हैं, 12 पे परीक्षण किया गया, और जिनको टीका नहीं लगा उन 12 में से 6 मृत हुए और 6 जो हैं वो आके जीवित रहे। तो टोटल जो है 8 मृत हुए हैं और टोटल जो 16 जीवित हैं, और टोटल 24 बकरियों पे हमने इसका परीक्षण किया था। तो काई स्क्वायर से हम क्या ये कह सकते हैं कि टीका लगना और मृत्यु होना स्वतंत्र है, यानी टीके से कोई संबंध नहीं है, टीके से जीवों में जो है कोई उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होती। तो हम पहले हम ज्ञात करेंगे एक्सपेक्टेड ज्ञात करने के लिए जैसे हमने पहले किया था, रो का टोटल, कॉलम का टोटल अपॉन टोटल 24, 12 गुना 8/24, इसी तरह से 12 गुना 8/24, 12 गुना 16/24, 12 यहाँ पे क्या है, 12 है आपके 12 यहाँ पे ये टोटल आपके रो का योग है, और 16 यहाँ पे टोटल कॉलम का योग है। तो रो का टोटल इंटू कॉलम का टोटल अपॉन जो टोटल पे परीक्षण किया गया है, उससे हमें एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्ञात हो जाएगी। तो हमें हर कॉलम की 4 4 8 8 ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब ऑब्जर्व हमें पता है 2 10 6 6, एक्सपेक्टेड हमें पता है 4 4 8 4 8 4 8। ऑब्जर्व मैंने एक्सपेक्टेड ज्ञात कर ली, उनका वर्ग ज्ञात कर लिया, उसको एफ से डिवाइड किया, तो हमें काई स्क्वायर का मूल्य ज्ञात हो गया इन सब का योग करने पर। जब काई स्क्वायर का मूल्य ज्ञात हो गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3.841 मूल्य है, और ये जो मूल्य है वो इस मूल्य से अधिक है। तो अतः जो हमारी शून्य परिकल्पना है वो सत्य है कि जो है इसका टीका जो है लगाना ये स्वतंत्र, टीका लगाना व मृत्यु होना स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये हमारी शून्य परिकल्पना जो है सत्य सिद्ध होती है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम कि काई स्क्वायर जो है एक संयोगात्मक और संचयात्मक गुण है, यानी इसके अंदर क्या है, एक बहुत उपयोगी गुण है। यदि पॉपुलेशन में बहुत सारे रैंडम सैंपल चुनकर हम अध्ययन करते हैं तो काई स्क्वायर का जो मान है वो पूरी समष्टि के बारे में अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसके द्वारा, काई स्क्वायर के द्वारा। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है काई स्क्वायर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटन और स्वरूप जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर का बंटन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर होता है, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग काई स्क्वायर वक्र बनता है। बहुत कम डिग्री ऑफ फ्रीडम होने पर काई स्क्वायर धनात्मक विषमता वाले राइट की तरफ स्फीयरली स्क्यूड होगा, और एस सममित वक्र एसिमेट्रिकल कर्व के रूप में होगा। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या बढ़ती जाती है, वक्त की जो असममिति है, एसिमेट्री है, वो कम होती जाती है। मतलब इसके अंदर जितना हमारा सैंपल साइज ज़्यादा होगा उतने हमारे जो रिजल्ट हैं वो सही होंगे, उतने हमें एरर्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो यूजेज ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट के क्या हम उपयोग कर सकते हैं, आधुनिक सांख्यिकी में काई स्क्वायर का बहुत उपयोग है। ठीक है, जैसे काई स्क्वायर द्वारा दो गुणों में क्या साहचर्य का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे धूम्रपान और फेफड़ों में कोई गुण संबंध है या नहीं है। अगर हमारे पास बड़ा डाटा है तो 5% सार्थकता स्तर पर हम इसको जो है मूल्य ज्ञात करके हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि धूम्रपान से जो है फेफड़ों में कैंसर होता है या नहीं होता है। इसी तरह से ये जो है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, अनुआयोजन उत्कृष्टता की जांच जो है ये एक हम इसके द्वारा कर सकते हैं। तो काई स्क्वायर का प्रयोग सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन और अवलोकित बंटन, तो जो थ्योरेटिकल है और जो एक्चुअल में हमें ज्ञात हुआ है उनको हम जो है उन दोनों में अंतर सार्थक है अथवा वो अर्थहीन है, ये हम इसका पता लगा सकते हैं। सो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी यह स्वतंत्रता की जांच का ही विस्तृत स्वरूप है। काई स्क्वायर द्वारा इस तथ्य की भी जांच की जाती है कि विभिन्न प्रतिदर्श एक ही समष्टि से हैं या नहीं है। काई स्क्वायर के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई करती हैं। पहला ये कि समग्र इकाइयों की संख्या
काफ़ी होनी चाहिए, इसमें अधिक होनी चाहिए। जितनी हमारी जो है नंबर ऑफ डाटा, जो हमारे पास जितना डाटा अधिक होगा उतना इसके अंदर जो है हमें चांसेस ऑफ एरर्स कम होने चाहिए। और दूसरा जो है एक्सपेक्टेड जो सेल फ्रीक्वेंसी है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो है प्रतिदर्श यादृच्छिक आधार पर चुना हुआ होना चाहिए, यानी कि जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो टोटली रैंडम होनी चाहिए, हमें बायस्ड होकर सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो है पोस्ट आवृत्तियों के अवरोध जो हैं वो लीनियर होने चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो इन कंडीशन में हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर कर उनसे जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं अगली एक और स्टेटिस्टिक्स की जो कैलकुलेशन है उसको लेकर। थैंक यू।